हेलो बच्चों, BA सेकेंड ईयर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस प्रकार से हुई थी और उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या भूमिका थी, ये आज हमारे अध्ययन का मुख्य बिंदु रहेगा। तो आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में अध्ययन करेंगे और इस अध्याय को हम दो भागों में विभक्त करेंगे। आज का जो ई लेक्चर होगा उसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक की जो प्रारंभिक कठिनाइयां थी या किस तरह से उसके द्वारा सिंहासन को प्राप्त किया गया, क्योंकि वह एक तुर्क दास अधिकारी था और उसके बहुत सारे विरोधी थे और इन विरोधियों पर किस तरह से उसने विजय प्राप्त की और किस तरह से वह दिल्ली सल्तनत की स्थापना या उसका संस्थापक बना। इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक जब सुल्तान बन गया और उसके बाद उसके द्वारा किस तरह के कार्य किए गए, इन विषयों पर विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका कि शासनकाल है 1206 से 1210 के बीच माना जाता है। यह जो मुइजुद्दीन जो गौरी था उसका तुर्कदास अधिकारी था। चूंकि मुइजुद्दीन गौरी का कोई पुत्र नहीं था तो मुइजुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका जो भतीजा था गयासुद्दीन महमूद वो गौर का शासक बना, लेकिन वो इतना योग्य और सामर्थ्यवान नहीं था कि वह मुइजुद्दीन के द्वारा उसके द्वारा जो विशाल साम्राज्य स्थापित किया गया था उसकी वो रक्षा कर पाता। तो मुइजुद्दीन की मृत्यु होते ही गजनी साम्राज्य के सामने एक ओर जहां विदेशी आक्रमणों का भय आरंभ हो गया था, दूसरी ओर आंतरिक विद्रोह भी आरंभ हो गए थे। अगर विदेशी आक्रमणों की बात करें तो जो ख्वारिज्म का जो शाह था वो गौरी सुल्तानों का सबसे प्रबल शत्रु था और वह गौर पर और गजनी को हड़पना चाहता था। दूसरी तरफ गयासुद्दीन महमूद में इतनी शक्ति या सामर्थ्य नहीं था कि वो ख्वारिज्म के जो शाह है उसके आक्रमणों का विरोध कर सके। दूसरी ओर जो मुइजुद्दीन का जो तुर्कदास अधिकारी उनमें तीन जो अधिकारी थे वो प्रमुख थे। एक ताजुद्दीन एलदौज, दूसरा नासिरुद्दीन कुआचा और तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर इन तीनों में योग्य की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक इन तीनों में सबसे अधिक योग्य और महत्वाकांक्षी था। यद्यपि ये तीनों ही अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे और गयासुद्दीन जो महमूद था उसमें इतनी शक्ति या सामर्थ्यता नहीं थी कि वो इनकी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण स्थापित करने से इनको रोक सके। इसलिए जब मुइजुद्दीन की मृत्यु हो गई तो उसके साम्राज्य का बंटवारा आरंभ हो गया और इस बंटवारे के तहत ताजुद्दीन एलदौज ने, जो कि मुइजुद्दीन द्वारा वो करमान का उसको हाकिम नियुक्त किया गया था और उसने गजनी पर अधिकार कर लिया था, लेकिन अब वो और आगे बढ़ के मुइजुद्दीन के द्वारा जो भारतीय प्रदेश थे जिनको जीता गया था गौरी के द्वारा, वो उन पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। अगर बात करें नासिरुद्दीन कुआचा की तो वो मुल्तान और उच्च का हाकिम था और वो स्वतंत्र शासक की तरह ही अब यहाँ पर राज्य कर रहा था और उसने सिंध पर भी अधिकार कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मुइजुद्दीन के दासों में सबसे योग्य था और शक्तिशाली था और उसने अपने आप को मुइजुद्दीन के जो भारतीय साम्राज्य है उसका स्वतंत्र शासक भी घोषित कर दिया था। लेकिन यहाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुइजुद्दीन भी यह चाहता था कि उसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ही भारत में उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी बने।
इस संदर्भ में इतिहासकार हुए हैं फक्रे मुदबिर। उन्होंने लिखा है कि 1206 ईस्वी में जब मुइजुद्दीन पंजाब में खोखरों का दमन करके गजनी वापस जा रहा था, तो उसके द्वारा ऐबक को औपचारिक रूप से वायसराय की शक्तियां प्रदान कर दी गई थी और उसे मलिक की उपाधि से विभूषित कर दिया गया था। कहने का तात्पर्य है कि मुइजुद्दीन ने अपने जीवन काल में ही कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था और उसका जन्म तुर्किस्तान में एक तुर्क परिवार में हुआ था। कुतुबुद्दीन जब बालक ही था तो उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी को दास के रूप में बेच दिया गया था और ये जो काजी थे, इन्होंने कुतुबुद्दीन के व्यवहार से और उसकी बुद्धि से प्रभावित होकर उसे समस्त विद्याओं का ज्ञाता बनाने का प्रयास किया। उसे पढ़ाने और लिखाने के अतिरिक्त घोड़े की सवारी करना, अस्त्र शस्त्र चलाने की कला में भी पूरी तरह से दक्ष करने का प्रयास किया। फखरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने उसे फिर किसी व्यापारी को बेच दिया और अंत में मुइजुद्दीन द्वारा उसे खरीद लिया गया और यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक के भाग्य का उदय माना जाता है। जो मुइजुद्दीन था वो कुतुबुद्दीन ऐबक की कर्तव्यनिष्ठता से और उसकी स्वामी भक्ति से बहुत प्रसन्न था या प्रभावित था और इसीलिए उसे अमीर आखुर या अस्तबल का अध्यक्ष का पद पर नियुक्त कर दिया गया, जो इस समय बहुत ही बड़ा पद समझा जाता था। तराइन के जो सेकंड वॉर हुआ उसके बाद 1192 में मुइजुद्दीन ने उसे भारत में जीते गए जो प्रदेश थे उनका शासन संचालन करने के लिए यहाँ का हाकिम नियुक्त कर दिया था। बाद में 1206 में उसने औपचारिक रूप से ऐबक को वायसराय की शक्ति भी प्रदान कर दी थी और उसे मलिक की उपाधि या पदवी प्रदान कर दी थी। तो इस तरह से मुइजुद्दीन की मृत्यु से पहले ही ऐबक भारतीय साम्राज्य का भाग्य विधाता बन गया था और वो अपने स्वामी के प्रतिनिधि और वायसराय की हैसियत से भारत में शासन कर रहा था। अब बात करते हैं कि किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक का सिंहासनारोहण हुआ या वो किस तरह से गद्दी पर बैठा। तो मुइजुद्दीन की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों ने ऐबक को दिल्ली से बुलाया और उसे राज्य सत्ता ग्रहण करने की उनके द्वारा प्रार्थना की गई। उनकी प्रार्थना पर वह दिल्ली से लाहौर पहुंचा और उसने वहां पहुंचकर अपने आप को मुइजुद्दीन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और वह स्वतंत्र शासक के तौर पर वो शासक बन गया। तो उसका जो राज्यारोहण है या सिंहासनारोहण है वो 25 जून 1206 को हुआ और इसी समय उसके अनुरोध पर उसके स्वामी मुइजुद्दीन के उत्तराधिकारी गौर के शासक गयासुद्दीन महमूद ने उसके पास राजचिन्ह और ध्वज भेज दिया और उसे सुल्तान की उपाधि भी प्रदान कर दी थी। लेकिन सुल्तान की उपाधि मिलने पर भी सिंहासनारोहण के समय उसने मलिक या सिपह सालार की ही उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि उसके द्वारा धारण नहीं की गई। तो इसका भी कारण था कि वो वैधानिक रूप से अभी भी जब वो सुल्तान बना था तो तब तक वह दास ही था और इस्लामी जो प्रथा होती है उसके अनुसार कोई दास सुल्तान होने का अधिकारी ही नहीं होता और उसे नियम के अनुसार दासता से मुक्ति 1208 में प्राप्त हुई थी।
तो इसी कारण उसने ना तो अपने नाम के सिक्के चलवाए और ना ही उसके द्वारा खुतबा पढ़वाया गया। 1208 में उसको गयासुद्दीन महमूद ने दास्ता मुक्ति पत्र उसको प्रदान किया गया और तब वह वैधानिक रूप से भारतीय तुर्की सल्तनत का सुल्तान कहलाने का अधिकारी हुआ। यद्यपि वास्तविक रूप से 1206 में उसने सुल्तान के रूप में शासन करना शुरू कर दिया था।